जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी NEET में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर और विंड्स की बात कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक मोशन की। ठीक है, वायुमंडलीय गतियों की, कि वायुमंडल जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें मूवमेंट कैसे हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, उसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक मोशन है यानी वायुमंडलीय गतियां हैं वो दो तरीके का हो रहा है फ्लो। उसमें एक हो रहा है लैमिनर फ्लो और दूसरा क्या हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लैमिनर और टर्बुलेंट को हिंदी वाले भी लैमिनर और टर्बुलेंट में रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो लैमिनर फ्लो क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ लिक्विड भी है, उसमें कुछ जो है गैस जो द्रव है और कुछ गैस है। द्रव में जैसे बहुत सारी गैसें हो गई और लिक्विड में क्या हो गया आपका, लिक्विड में आपका क्या हो गया, आपका वाटर वेपर। ठीक है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। तो जो अगर किसी भी जो है बॉडी है, कोई भी बॉडी में जो कणों का मूवमेंट हो रहा है वो एक ही दिशा में हो रहा है, केवल एक ही। वो अगर इस दिशा में जा रहा है तो मूवमेंट केवल इधर ही हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है तो कणों का जो इधर हो रहा है। यानी जब कणों का मूवमेंट एक ही दिशा में हो रहा है तो उस फ्लो को बोलते हैं लैमिनर फ्लो। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में इस तरीके का भी मूवमेंट होता है कि एक दिशा में मूवमेंट होता रहता है। कुछ होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो कणों का मूवमेंट है इस दिशा में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही दिशा में मूवमेंट दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है वो क्या है, कई दिशाओं में मूवमेंट दिखाया गया है। एक दिशा में मूवमेंट का अपना कुछ अलग प्रभाव होगा और जब कई दिशाओं में मूवमेंट होगा तो अलग प्रभाव होगा। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द भंवर। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, भंवर होता है। तो भंवर में हवाएं क्या होती है, चक्करकार रूप में चलती हैं। ठीक है, यानी हवाएं मूव करे थे चक्कर के आकार के, यानी ऐसे भंवर के रूप में मूव। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कैसा फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। और कोई अगर हवा सीधे एकदम चल रही बहुत तेजी के साथ तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है। इन दोनों फ्लो को आपको अच्छे से जानना है कि फ्लो कितने प्रकार के, गतियां कितने प्रकार की हो रही हैं। दो, एक ही डायरेक्शन में और एक कई डायरेक्शन में। अब इसका क्या होगा, अलग अलग प्रभाव होता है। इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो फ्लो हो रहा है, लैमिनर फ्लो जो हो रहा है, कारण क्या है, कौन से ऐसे कारक हैं आने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। उन कारक के बारे में आपको जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आइए उन कारकों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दबाव प्रवणता बल। ठीक है, क्या हो गया, दबाव प्रवणता बल। ये दबाव प्रवणता बल क्या है, तो हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में कि अगर कहीं पर क्या है, हाई प्रेशर लगा हुआ है, कहीं पर क्या है, तो ये अगर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कर रही है तो इसका क्या कारण है, क्योंकि हाई प्रेशर और लो क्या बन रहा है, एक ग्रेडियंट क्रिएट हाल क्रिएट हो रहा है, जिसको हम प्रवणता भी बोलते हैं। इसी प्रवणता के कारण क्या हो रहा है, ठीक है, से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इस ढाल के क्रिएशन के कारण एक बल उत्पन्न होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो क्या करता है, ग्रेडियंट पर प्रेशर डालता है और उसी बल को क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और जितना अधिक इसका मान उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा, तभी क्या होगा, जितना अधिक मान होगा, होगा उतना ही तेजी से क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, उतना ही तेजी के साथ मूवमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो ये वाला जो है, यहाँ ये स्थान है 100 मिली बार का बल लग रहा है। ठीक है, दबाव पड़ रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 बार का जो है दबाव डाला जा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है और यहाँ पर क्या है होगा, और उसी स्लोप की रेट के कारण एक बल लगेगा, उसी बल को क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है।
और आपको जो है टर्बुलेंट फ्लो देखा था, तो उसमें जो का वो क्या है, आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी आप देख सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है, ऐसा क्या होता है कि जो आपका आइसोबार होता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये 90 मिली बार की रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा, आइसोबार, समदाब रेखा है, ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये है 100 मिली बार की रेखा। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो क्या होता है, ये इस जो है वायु समदाब रेखा जो है, इस समदाब रेखा पे हमेशा वर्टिकल होगी, लंबवत होगी। ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से इसको जानते रहिए। दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल भी क्या कारण कराने का या टर्बुलेंट फ्लो कराने का। फ्रिक्शनल फोर्स यानी जो आपका घर्षण बल है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से कोई वस्तु मूवमेंट करती है, पर ये धरातलीय सतह है, ये कोई धरातलीय सतह के ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करती है, तो क्या होता है कि इस जो है ऑब्जेक्ट पर इस धरातलीय सतह के द्वारा एक प्रकार का क्या डाला जाता है, मूवमेंट का क्या करता है, विरोध करता है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। सतह जितनी ज्यादा खुरदरी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। सतह जितना स्मूथ हो, फोर्स उतना ही कम काम करेगा। इसके कारण भी क्या होता है कि आपका जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, कि कहीं पर क्या है कि कहीं पर ये हवाएं, मान लीजिए यहाँ का हवाएं यहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ जाने के बाद क्या हुआ, हवाएं क्या होंगी, थोड़ा सा इधर मूवमेंट करेंगी, ऐसे ऐसे इसी कारण हवाएं क्या होती रहती हैं, हवाओं में जो है ये भंवर बनता रहता है, जिसका कारण एक क्या है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी है, ठीक है। आगे इसके हम लोग देखते हैं। अगला है कोरियालिस फोर्स। क्या है आपका, कोरियालिस फोर्स, ठीक है। कोरियालिस फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पृथ्वी है, एक्सिस पे क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, अपने एक्सिस पे मूव करती है, या ऐसे कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो गतिज अवस्था में है, ठीक, गतिज अवस्था में है, तो उस जो है गतिज, उस जो गतिमान वस्तु है, उस पर एक प्रकार का आभासी बल कार्य करता है। क्या है ये, आभासी बल है, कोई रियल फोर्स नहीं होता है, वास्तव में कोई बल नहीं है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, के कारण एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है, को बोला जाता है कोरियालिस फोर्स। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे जो इसका नाम रखा गया था, ठीक है, वो किसके नाम पे, जीजी कोरियालिस के नाम पे रखा गया था। कोरियालिस महोदय ने इस बल का क्या किया था, खोज की थी, इसीलिए इनके नाम पर इस बल को रख दिया गया, ठीक है। अब ये पूरा क्या हो गया, आपकी जो है अर्थ है, क्या है आपका अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है। अब आप जो अर्थ कि अर्थ का शेप जो है वो कुछ इस तरीके से है। क्यों उस तरीके का है, क्योंकि जो अर्थ का जो डायमीटर है सबसे ज्यादा है, ठीक है, और जो आपका ये होता है होल एरिया है, या इसका डायमीटर बहुत ही कम है, इसलिए अर्थ के अलग अलग भागों पर जो इसकी स्पीड है वो क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार पूरी मूव कर जाएगी, पूरी क्या करना है, पूरे अर्थ को मूव करना है, तो आपका इक्वेटर है, इसकी जो गति है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है। क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका डायामीटर ज्यादा, तेज नहीं मूव करेगा, तो ये 24 घंटे में क्या होगा, अपना एक चक्कर पूरा करना है। इसलिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसका डायामीटर मान लीजिए 100 किलोमीटर है, किसका, इक्वेटर का, आपको देखने से भी लग रहा होगा, और जो पोल का 50 किलोमीटर है, ठीक है। आपको समय दोनों को दिया गया है कि आप दोनों भाई को 24 घंटे में एक बार अपने स्थान पे घूमना है। अब आप तय कीजिए कि समय दोनों को 24 घंटे लगने हैं, और एक बार इसको चक्कर लगाना है घूम 50 किलोमीटर से, ठीक है, या किसी व्यक्ति को 2 स्थानों पे दौड़ना है, 24 घंटे में पहुंचना है, ठीक है, 24 घंटे में एक लोग को 50 किलोमीटर दौड़ना है, और इसको भी 24 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। तो अब आप बताइए, अलग अलग है, ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए क्या है कि 24 घंटे में क्या करना है, इसको अपने स्थान पे मूव करना है, और जो इसका रेडियस है वो क्या है, वो है
50 किलोमीटर है। अब 24 घंटे में क्या करना है, दोनों को एक साथ ही मूव करना है। तो ये वाला जो एरिया का रेडियस है, यानी उसको बहुत कम दूरी तय करनी है। टाइम उसके पास तो 24, और इसको कितना तय करना है, इसका रेडियस 100 किलोमीटर है। तो इसको भी 24 घंटे में एक बार मूव करना है। तो इसको स्पीड अपनी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको इस रूप में नहीं समझ सकते हैं, तो आइए हम इसको दूसरे रूप में समझते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का इक्वेटर हो गया, और ये क्या हो गया, उसका पोल हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, पोल हो गया। अब मान लीजिए अर्थ का जो इक्वेटर का डायमीटर आपको पता है ज्यादा है, और इसका डायमीटर कम है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति को 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 24 घंटे में, और एक व्यक्ति को 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 24 घंटे में। ठीक है, टाइम क्या है दोनों के पास, 24 घंटे ही है। ठीक है, लेकिन पहुंचना दोनों को एक ही समय है। पहुंचना मान लीजिए 4 बजे है। क्या है, 4 बजे दोनों को पहुंचना है, क्योंकि 24 घंटे में एक बार घूम जाना है। तो अब आप खुद बताइए, अगर कोई व्यक्ति को 50 किलोमीटर दूरी तय करनी है 24 घंटे में, ठीक है, और इसको 100 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो स्पीड ज्यादा कौन रखेगा, ये ज्यादा रखेगा कि ये ज्यादा रखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको 100 किलोमीटर तय करना है, तो 100 किलोमीटर वाली स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो कहेगा कि भैया आराम, यानी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, तो ये कहेगा तभी हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको 50 किलोमीटर दूरी जाना है, और इसको क्या जाना है, 100 किलोमीटर की दूरी जाना है। ठीक है, तो जो इक्वेटर का ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो स्पीड है पृथ्वी की, वो क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, सॉरी क्या है, हाँ, स्पीड जो इसकी है पृथ्वी की, वो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पोल पे जो स्पीड है वो सबसे कम है। तो पहली बात, जब कोई जो है ऑब्जेक्ट है वो अपने स्थान पे मूव करता है, ठीक है, तो अगर ऐसे मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ बल लगता है। जैसे आप अपना एक धागा बांध लीजिए और उसको ऐसे ऐसे घुमाइए, तो आपको एक बार ऐसा महसूस होगा कि धागा आपको बाहर की तरफ खींच रहा है। जो ये खींच रहा है, इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही समय जो इसको खींच रहा है, ठीक, क्या होगा, तो जो पृथ्वी है वो लगातार यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए जो पृथ्वी का आकार आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है, यानी ये इक्वेटर पे थोड़ा सा बलजी है, बाहर की तरफ जो है क्या ली हुई है। लेकिन जैसे ही ये बाहर की तरफ मूव करेगा, तुरंत ही इस पे एक बल कार्य करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसको अंदर की तरफ खींचता है, किसके लिए, बैलेंस करने के लिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, वो इक्वेटर पे कर रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ये बाहर की फैला, ठीक है, वैसे ही इक्वेटर क्या करता है कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ऐसे अंदर की तरफ अपने, वो क्या करे, इक्वेटर, ठीक है, ये अंदर की तरफ खींचता है, ये भी और ये भी। इसलिए इक्वेटर पे पृथ्वी क्या हो गई है, चपटी हो गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बलजी क्यों है, तो सेंट्रीफ्यूगल के कारण, और आपका जो ये आपका जो पोल है वो चिपटा क्यों है, तो सेंट्रीपिटल के कारण। सेंट्रीपिटल कहाँ पे काम करता है, अंदर की तरफ काम करता है, तब गया है। और ये क्या है, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ की स्पीड कम लग रहा है। ये तो हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। हम बात, तो जो कोई वस्तु, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, गतिमान अवस्था में है, मूव, ऑब्जेक्ट पर एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं कोरियालिस फोर्स। क्योंकि इसका सबसे पहली खोज जो इसके बारे में बताया गया था, वो किसने बताया था, कोरियालिस नामक एक विद्वान ने बताया था। ठीक है, और ये क्या होता है, ये पृथ्वी में जो साइन है, साइन जो ज्या है, वो साइन के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, साइन यानी जो जिसको बोला जाएगा, ये साइन के जो मान होते हैं, ठीक है, उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। साइन का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कोरियालिस फोर्स का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, 0 डिग्री है, और ये क्या है, 90 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होता है, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो कोरियालिस फोर्स है उसका मान विषुवत रेखा पर 0 होगा, और आपका पोल एरिया है मान क्या होगा, 1 होगा, यानी सबसे ज्यादा होगा। नहीं, इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे कोरियालिस फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ये याद रखना है आपको। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स का मान 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मान किसका है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। अब दूसरा काम करता क्या है? कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? ये हवाओं को डिफ्लेक्ट कर देता है, इसको या तो इधर मोड़ देगा या तो इधर मोड़ देगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इक्वेटर से कोई हवा इधर नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रही है, ये सीधे नहीं जा रही बल्कि अपने दाहिने मुड़ जा रही है, ठीक है। और आप साउथ गोलार्ध में देखेंगे तो ये अपने बाएं मुड़ जा रही है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज फेरेल्स महोदय ने की थी, और इसलिए इस जो है नियम को क्या कहते हैं? फेरल का लॉ के नाम से भी जानते हैं। यानी फेरेल्स का लॉ क्या कहता है? फेरेल्स का लॉ ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं इसी कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो अपने बाएं ओर मुड़ जाएंगी। और दो बात ये आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में याद रखना, ज्यादा होता है कहां पर कम होता है। दूसरा, ये हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है, हवाओं की गति को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। दूसरी बात ये हो गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि हवा में जो वेग है, या क्या है, हवा में वेग अगर बढ़ाओगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी हवा जितनी तेज चलेगी उतना ही तेज कोरियोलिस फोर्स काम करेगा, और उतना ही तेज हवाएं डिफ्लेक्ट होगी। यानी बढ़ाने से कोरियोलिस फोर्स का मान, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होगा कि कोरियोलिस फोर्स का मान बढ़ाने से वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये पॉइंट आप अच्छे से तय कर लीजिएगा कि वेग बढ़ाने से हवाओं के कोरियोलिस फोर्स का मान का जो है वैल्यू है वो क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन कोरियोलिस फोर्स के बढ़ाने से हवाओं के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहीं पर आपको एग्जामिनर फंसाता है। तो ये रहा किसके बारे में? ये रहा आपके कोरियोलिस फोर्स के बारे में, ठीक है। अब दूसरा हो गया, एक ये हो गया कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब कोरियोलिस फोर्स भी क्या हुआ? यही टर्बुलेंट और जो है आपका लेमिनर फ्लो यही तो करा रहा है, ये भी करा रहा है, क्योंकि हवाओं को कहीं दाहिने मुड़ा रहा है, कहीं बाएं मुड़ा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ा रहा है, हमने बाएं मुड़ा रहा है, जिसके कारण जो है क्या हो रहा है? ये मूवमेंट हो रहा है, कहीं पर लेमिनर हो रहा है, कहीं पर टर्बुलेंट हो रहा है। बेसिकली ये सब टर्बुलेंट फ्लो के जो फ्लो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इसी सब के कारण हो रहा है, चाहे कोरियोलिस फोर्स हो, चाहे जो हमने जो है फ्रिक्शनल फोर्स की बात की, चाहे जिस फोर्स की बात की। तो ये हो गया फेरेल्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले फेरेल ने दिया इसलिए इसको फेरेल्स लॉ कहते हैं। दूसरा है वायज-बेलेट लॉ। ये सब हवाओं की दिशा को प्रभावित करने के क्या है? नियम है, ठीक है। वायज-बेलेट ने ये देखा कि इक्वेटर पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोरियोलिस फोर्स का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इन्होंने एक नियम बताया कि जिधर से हवा क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है, तो उस दिशा में अगर आप क्या कर रहे हैं कि उस दिशा में अगर आप जो है मुंह करके खड़े हो जाते, यानी इधर से प्रवाहित हो रही है तो इधर को अगर आप मुंह, तो क्या होगा कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में आपके लेफ्ट साइड में क्या होगा? लो प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में राइट हैंड साइड में क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। यही पॉइंट इन्होंने बताया था कि जिधर से हवा प्रवाहित हो रही है उधर मुंह करके आप खड़े हो जाते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो बाईं और आपके लो प्रेशर होगा यही बातें इन्होंने अच्छे से बताई थी, ठीक है। यानी एक साथ आप इसको दायां बायां बताया गया है वो एक ही हेमिस्फीयर में रखिए। यानी अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, आप थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर बाईं ओर होगा और हाई प्रेशर आपके दाईं ओर होगा, ये इन्होंने बताया। और जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। ये पॉइंट किसने बताया था? ये वायज-बेलेट ने बताया था। तो वायज-बेलेट का लॉ क्या है? ये भी हवाओं से है कि जिधर से हवा आ रही है उधर आप मुंह करके खड़े होते हैं, तो जो आपका उत्तरी गोलार्ध में जो लो प्रेशर दाईं ओर होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट किससे संबंधित हैं? ये सारे पॉइंट हवाओं के मूवमेंट से संबंधित हैं। इतने पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जियोस्ट्रॉफिक विंड की। यहाँ से भी क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होगा? जियोस्ट्रॉफिक विंड उस विंड को कहते हैं यानी जो धरातली सतह है, धरातली सतह से अगर आप 500 से 1000 मीटर ऊपर, वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है? वो लगभग ना के बराबर है होती हैं, ठीक है।
हवाएं जो मूव करती हैं तो जो आइसोबार होता है, समदाब रेखाएं होती हैं, उनकी क्या मूव करती हैं, समानांतर मूव करती हैं। क्या मूव करती हैं, समानांतर मूव करती हैं। तो इन्हीं हवाओं को क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड मूव बोलते हैं। जनरली आप देखते क्या है कि धरातलीय सतह पे है, यहाँ पर मान लीजिए 10 मिलीबार है, यहाँ जो दूसरा है यहाँ पर 11 मिलीबार है, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर क्या है, 12 मिलीबार है। ठीक है, क्या है, 12 मिलीबार है। तो ये क्या हो गई, ये समदाब रेखाएं हो गई। ठीक है, आइसोबार हो गए। आइसोबार का मतलब क्या हो गया, आइसोबार का मतलब हुआ समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा। पूरे एरिया में जो दबाव है वो कितना है, 10 मिलीबार। एक आइसोबार, दो आइसोबार। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 10 मिलीबार है, तो यहाँ पर लो 12 के, क्योंकि 12 मिलीबार है तो यहाँ पर हाई प्रेशर है। ठीक है, तो हवाओं को कैसे मूव करना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, लेकिन ये कहाँ हो रहा है, धरातलीय सतह पे हो रहा है। इस कंडीशन उलट जाती है कहाँ पर, आपके 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर देखिए जो हवाएं हैं, ये देखिए आप, ये जो मिलीबार है, ये जो आइसोबार है 116 MB का है, 112, 108, 104, यानी यहाँ पर लो प्रेशर है, हाई से लो की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनना है, स्लोप क्रिएट हो रहा है। उस स्लोप को कहते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। और इस ग्रेडियंट में फोर्स लग रहा है, जिसके कारण हवाओं को मूव करना चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। लेकिन आप देख क्या रहे हैं कि हवाएं ऐसे नहीं मूव करके, बल्कि जो आइसोबार्स हैं इसके पैरेलल मूव कर रही हैं। तो आइसोबार के पैरेलल मूव करने वाली हवाओं को जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है आपका कोरिया बल है। इन दोनों बल में इक्वल यानी समान हो जाने पर, यानी जब आपका कोरियालिस फोर्स का मान और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो क्रिएट हो रहा है उसका मान दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हवाएं जो है आइसोबार के समानांतर मूव करने लगती हैं, ना कि उसके वर्टिकल मूव करेंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो है, और प्रेशर है, ये प्रेशर ग्रेडियंट को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कोरियालिस फोर्स लग रहा है इस हवा पर, और जो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट का मान है बराबर हो जा रहा है। बराबर होने के कारण जो हवाएं हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, ये आइसोबार के समानांतर मूव करने लगी, ना कि वर्टिकल। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि जियोस्ट्रॉफिक विंड किसे कहते हैं, और आपको कम से कम 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि जियोस्ट्रॉफिक विंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मान बराबर होता है। बात बिल्कुल है, सही है। जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है ये आइसोबार के समानांतर चलती है, ये भी सही है। जियोस्ट्रॉफिक विंड है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की क्या, वर्टिकल चलती है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट के क्या है, वर्टिकल है, लंबवत है ना। देखिए लंब काट रही, समानांतर तो है नहीं, ये भी हो गया। तो यहाँ से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है जो धरातलीय सतह से 500-1000 मीटर ऊपर चलती है। केवल यही नहीं पूछा जाएगा। अब वो दिन लद गए कि आपको ऐसा इजी क्वेश्चन आपसे जो है यूजीसी पूछेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका सिनेरियो। आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अगर आप अच्छे से इसको याद रखते हैं तो आपका यहाँ पे जो कंसेप्चुअल है, क्योंकि जो पूरी की पूरी क्लाइमेट पे टिकी है, आपको ये चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अगर वो जानते हैं तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन हल कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हवाएं क्यों चलती हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लिया, कई बार पूछा गया है, आईएएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो पृथ्वी है वो इक्वेटर पर बलजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है। ध्रुव पर चपटी क्यों है, क्यों, क्योंकि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का मान जो है क्या है, ज्यादा है। और पृथ्वी पर हर चीज बैलेंस है, कोई चीज भाग रहा है, पृथ्वी का मास यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा, उसी को कम करने के लिए जो आपका यानी कोई चीज बाहर खींच रहा है तो आप उसको वहां पर चपटी हो गई है और यहाँ पर बलजी हो गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखिए। यानी जो कोरियालिस फोर्स के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखना है। इसका मान बढ़ता है, वेग पे इसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन अगर वेग ज्यादा है तो इस पे वेग का इस पे प्रभाव है, इसका वेग पे कोई प्रभाव नहीं। आप लोग अच्छे से उसको जान लीजिए है। जियोस्ट्रॉफिक जरूर समझिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार जियोस्ट्रॉफिक जो है जियोस्ट्रॉफिक
जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, आपका सिलेबस आपके समय पे खत्म होगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। हम पूरे प्रयास में कि आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो, उसके बाद हम आपको एमसीक्यू कराएं। हमने 1000 एमसीक्यू लगभग तैयार कर चुके हैं, वो हमारा फाइनल के स्टेज पे है, ठीक है। हमने लगभग 800 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, 2 यूनिट का और तैयार करना। जैसे ही आपकी ये 2 यूनिट खत्म हो जाएगी, आपको हम जल्दी ही जो है खत्म करके प्रैक्टिकल पढ़ा के और इंडिया जल्दी खत्म करके और आपको हम एमसीक्यू कराएंगे, क्योंकि आपका पेपर हमें मार्च से पहले नहीं होने वाला है। ये आप लोग अच्छे से तय कर लीजिए, बस आप लोग अपना रिविजन करते रहिए जो भी आपको पढ़ाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।